ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात् स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा न कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। मैंने कह दिया था कि 10 मिनट में स्ट्रीम करूंगी, पर मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर दी, तो मैं वेट करती हूँ थोड़ा सा। तो मैं बता देती हूँ कि तारा जी को मैंने ये किताब सोचा था 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद नाम की मैंने किताब देखी। मुझे किसी ने कहा कि मोहम्मद की वाइफ्स के ऊपर आप एक स्ट्रीम करिए, तो एक इस मुसलमानों की किताब मुझे मिली, लेकिन वो सारी चाशनी वाली किताब थी और उसमें जो है वो बहुत ही लिपा पुता के लिखी हुई थी इनकी मोहम्मद की वाइफ्स के बारे में, जिनको मदर्स ऑफ द बिलीवर्स कहते हैं, उनकी कहानियों के बारे में। तो मैं ये वाली किताब लेना चाहती थी 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद अनवेल्ड, जो तारा मैकार्थर वाली के द्वारा लिखी हुई है, लेकिन ये हर जगह से सोल्ड आउट थी और नॉट अवेलेबल थी। तो मैंने लेखिका को लिखा और एक एक्सक्लूसिव कॉपी जो है ली, और उसी में मैंने अभी एक स्ट्रीम करी है, आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि अरब में कैसे लोग रहते थे। उसका मैं रिकैप कर देती हूँ कि अरब जनजाति में खाना बदोश लोग रहते थे। वहां पर जो है मैंने एक आप लोगों को वो दिखाई थी। पहले तो मैं आपको किताब की जो है कवर दिखा देती हूँ। ये किताब है 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद। अगर आप किसी स्कूली बच्चे से पूछेंगे, मुसलमान लड़की से, तो वो अपने 11, 12 या 14 बीवियों तक बता देगी। लेकिन यहाँ पर इस किताब में तारा मैकार्थर ने 5 उनकी जो मेन बीवियां हैं उनके बारे में काफी बातें बताई हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने अरब के जो कबीले रहते थे वहां पर, तो उनके बारे में बताया है। तो ये है अरब के कबीले जो वहां उस समय रहते थे, बनु तई, बनु तमीम, ये सारे कबीले रहते थे। अब यहाँ पर देखिए, मक्का यहाँ पर है और यथरीब यानी मदीना यहाँ पर है, कितना डिस्टेंस है यहाँ पर। तो सॉरी, तो
तो क्या बोलते हैं, वहां पर खाना बदोश लोग रहते थे, और अम, जो सबसे ज्यादा बड़ी ट्राइब थी वहां पर, खुजा, उन लोगों ने बसाया था। खुजा लोगों ने ये मक्का बसाया था, लेकिन बाद में जब वहां पर एक मंदिर था जो कि जिसमें 360 मूर्तियां थी कबीलों की और के देवी देवताओं की, तो वो लोग दूर दूर से पर्यटन करने भी यहाँ मक्का में आते थे, और खुजा वालों ने ये कबीला मक्का में बसाया था, और जिसने मंदिर पर नियंत्रण किया उसी ने पूरे मक्का पर नियंत्रण किया। धीरे धीरे वहां पर कुरैश पावरफुल हो गए और उन्होंने खुजा वालों को जो है डिफीट कर दिया और मक्का शहर का पूरा कंट्रोल ले लिया। और ये जो कुरैश थे ये चमड़े के व्यापारी थे, इनके जगह जगह चमड़े के कारखाने थे। तो ये जो खाना बदोश लोग थे, इनमें जो विमेन होती थी ये बड़ी स्वतंत्र थी, लेकिन इन जनरल वहां पर आदमी जो है वो वुमन को कंट्रोल करता था। लोग जो थे वो धार्मिक स्वभाव के थे, और वो लोग अनपढ़ थे। 8,000 लोगों की आबादी थी, और उसमें केवल 22 लोग थे जो लिखना जानते थे। बाकी ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, सरल स्वभाव के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और विमेन और मतलब आदमी और औरतें अलग अलग रहते थे, पृथक मतलब कार्य करते थे। और जो क्या बोलते हैं, चमड़े का बेसिकली व्यापार करते थे। तो अब हम इनकी बीवियों के बारे में जानेंगे। खदीजा के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जानना। तो अच्छा हाँ, और यहाँ पर मक्का में बहुत तरह के लोग रहते थे। विदेशी भी थे, गुलाम भी थे, अबिसीनिया, फारस, बाइजेंटाइन के हर जनजाति के लोग थे। कुछ लोगों को, दासों को, व्यापारियों को अपहरण कर लिया गया था, उनको गुलाम बना के रखा गया था, और ये सब। तो यहाँ ये पूरा अरब, ये जो स्थान थे, यहाँ पर 10 बीवियों का जन्म हुआ था मोहम्मद की। तो अब हम उनकी पहली बीवी के बारे में आज बात करेंगे, और ये किताब का मैं अनुवाद करती जा रही हूँ और बताती जा रही हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं खदीजा से। पहला चैप्टर, खदीजा द ग्रेट, यानी कुरैश के असद की खदीजा बिन्त खुवैलिद। ये 568 टू 620 सी में थी। खदीजा इस्लाम की जननी थी। मोहम्मद की सभी पत्नियों को वफादारों की मां के रूप में जाना जाता है, लेकिन खदीजा, जिसने विश्वास के जन्म को देखा, न केवल सभी मुसलमानों की आध्यात्मिक मां है बल्कि स्वयं इस्लाम की भी मां है। महान और शुद्ध के रूप में जाने जाने वाली वो मोहम्मद की पहली पत्नी थी, और जब तक वो जीवित रही वो उसकी एकमात्र पत्नी थी। अब खदीजा का बैकग्राउंड पे आते हैं कि खदीजा जो मैरिज से पहले मतलब क्या था। तो खदीजा मक्का में कुरैश कबीले की सदस्य थी। उसके कबीले असद के पास सुकैया कुआं था एक, और रेगिस्तान में पानी रखने से वो बहुत समृद्ध हो गए थे। फिर भी उनकी दौलत और सफलता के बावजूद असद को कुरैश का अभागा कबीला कहा जाता था। ये जात नहीं है कि वे अपने पड़ोसियों को नाराज करने में कैसे कामयाब रहे। खदीजा के पिता जो थे वो शराब के लिए कमजोर था, मतलब शराब उसकी कमजोरी थी, लेकिन ये एक अलग समस्या थी। तो खदीजा के घर के लोग, जो ये कुरैश का कबीला जो था, ये अमीर इसलिए था, खदीजा इसलिए अमीर थी क्योंकि इनके पास एक कुआं था, एक कुएं की प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए ये लोग अमीर थे। और लेकिन ये लोग अभागे माने जाते थे, और ये नहीं पता कि क्यों। या तो इसका पिता जो था वो शराबी था इसलिए। खदीजा का पिता खुवैलिद इब्न, तो ये असद थे, और एक आधुनिक व्यक्ति थे, युद्ध प्रिय और सत्तावादी। ये विशेष रूप से नहीं कहा गया है कि वो एक व्यापारी थे, लेकिन वो थे क्योंकि वो अधिकांश कुरैश थे। अच्छा, इब्न जो है वो, इब्न का मतलब क्या होता है अरबी में? का बेटा। इब्न का मतलब होता है का बेटा। तो अरबी में अधिकांश पुरुषों को वाई का एक्स पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे खुवैलिद इब्न असद, यानी कि खुवैलिद का बेटा असद।
हालांकि कई अपवाद थे। कुछ पुरुषों को केवल वाई के पुत्र के रूप में संबोधित किया था, कुछ को जेड के पिता के रूप में, कुछ केवल नाम दिए गए नाम से, विशेषकर करीबी दोस्तों के बीच, या फिर नाम बड़ा विशिष्ट था, कुछ उपनामों से, या कुछ चूंकि अधिकांश अंग्रेजी पाठकों को अरबी नामों को पढ़ना और याद रखना मुश्किल लगता है, इसलिए जो है तारा जी ने इसको जो है वो बना दिया है थोड़ा सरल। तो मैं आप लोगों के साथ एक वो शेयर करती हूँ उनकी किताब का। तो अब ये इसको मैं रोटेट करना चाहती हूँ, तो कहाँ से ये देखिए, ये आपको दिख गया कुरैश ट्राइब। तो इसमें जो फिहर, उसके नीचे गालिब, मुहारिब, अल हरीथ, गालिब के नीचे लुआवे, काब और आमिर इब्न लुआई, ये मुर्रा और ये आदि है। किलाब, यकाजा, अमरू और तय्यम। किलाब के नीचे कुसाए और जोहरा, यकाजा के नीचे मखजूम, अमरू के नीचे जुमा और सहम, और कुसाए और के नीचे है अब्द मनाफ, अब्दल लुजा और अब्दलहर, और अब्द मनाफ के नीचे हाशिम, मुतल्लिब, नौफाल, अब्द शम्स, अब्द शम्स के नीचे उमैया, अब्दल लुजा के नीचे असद, और यकाजा ये तो मैंने कर लिया था। तो ये है इसका फ्लो चार्ट कुरैश कबीले का। ठीक है, तो ये था कुरैश कबीले का जो मैंने आपको दिखाया। फिर आगे चलते हैं कि खदीजा के समय तक कुरैश जनजाति ने खुद को 16 कुलों में विभाजित कर लिया था। इस वंशावली पर अपर केस नाम कबीले पूर्वज है। हालांकि काल्पनिक वंशावली को भी शाब्दिक रूप से लेने में सावधान रहें। यदि फिहर भी मौजूद था तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन काल में कुरैश के रूप में नहीं जाना जाता था। जैसा कि आपने अभी फ्लो चार्ट में देखा कि सबसे ऊपर फिहर था, तो फिहर जो था वो कुरैश, शायद उसको कुरैश नहीं बोलते थे, लेकिन ये पूरा कुरैश कबीले का फ्लो चार्ट था। तो खदीजा की मां का नाम था फातिमा बिंत। अब फातिमा बिंत जैदा ये अधिक पुराने जमाने की थी। वो कुरैश के अलग कबीले अमीर इब्न लुए से आई थी। इस कबीले ने अभी भी प्राचीन रेगिस्तानी रीति रिवाजों का पालन किया है, जो एक महिला को अपने पति को चुनने और इच्छा से तलाक देने की अनुमति देती है। बच्चों को उनकी माँ के कबीले का सदस्य माना जाता है। तो ये जो खदीजा की माँ है, ये कितने मॉडर्न टाइप के कबीले से आती थी कि यहाँ पर जो लड़की है वो अपना हस्बैंड खुद चुन सकती है। तो ये लोग कहते हैं ना जाहिलियत का जमाना था, एक्चुअली में मोहम्मद के बाद जाहिलियत समझनी चाहिए, क्योंकि 8,000 लोगों की आबादी थी वहां पर, और उसमें से केवल 22 लोग थे जिनको लिखना आता था, और महिलाएं काफी फॉरवर्ड थी। और जिस कबीले से इसकी माँ आती थी फातिमा बिनत, तो फातिमा बिनत जैदा वो बड़ी मॉडर्न वुमन थी, और उनके कबीले, वो लुई के कबीले से आती थी, और वहां पर विमेन अपना हस्बैंड खुद चूज कर सकती थी। तो बच्चों और तलाक, इच्छा से तलाक लेने की भी अनुमति देती है। बच्चों को उनकी माँ के कबीले का सदस्य माना जाता है।
कोई नहीं है, इस बात का सबूत नहीं है कि खुवैलिद से फातिमा का विवाह इस पुराने ढंग का था। उनके बच्चों की पूरी तरह से असद कबीले के साथ पहचान की गई थी। हालांकि फातिमा ने महिलाओं की स्थिति के बारे में पुरातन बेडुइन, क्योंकि ये लोग खाना बदोश थे ना, तो आपने मैंने तो बचपन में हिस्ट्री में बेडुइन कल्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, मेरे हिस्ट्री में था ये। बेडोइन बेडोइन जो खाना बदोश जो लोग रहते थे, तो तो पुरातन बेडोइन विचारों को अच्छी तरह से इसकी माँ ने आत्मसात किया होगा, और अगर ये वह प्रभाव था जिस पर उन्होंने जोर दिया था, उनकी बेटियां, यह उनके स्वतंत्र दृष्टिकोणों को समझाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। खदीजा इसलिए एक कलंक के तहत पली बड़ी थी, मक्का के सर्वश्रेष्ठ समाज के मानकों के अनुसार। न तो उसके पिता और ना ही उसकी माँ पूरी तरह से सम्मानित थी, क्योंकि माँ तो बड़े मॉडर्न कबीले से आती थी, और फादर जो था ना खदीजा का, वो शराबी था, इसलिए समाज में उसकी बड़ी इज्जत नहीं थी। जबकि ये लोग बहुत अमीर थे, क्योंकि इनके कंट्रोल में एक कुआं था जो असद के पास था। तो कुआं जो था ये इनका, इसकी वजह से ये लोग बड़े अमीर थे। खदीजा का बचपन 570 में, खदीजा का जन्म 568 के आसपास हुआ था। खदीजा शब्द का अर्थ अरबी में समय से पहले होता है, जो उसके जन्म की परिस्थितियों का सुझाव देता है। क्योंकि वो जन्म से शायद पहले हो गई थी, प्री मैच्योर बेबी थी, इसलिए उसका नाम खदीजा पड़ा। खदीजा का मतलब है समय से पहले। तो उसके 6 परिचित भाई बहन थे, रुकायका, हिजाम, अदिय, अल अव्वाम, हला और नौफाल। तो ये उसके भाई बहन थे 6। खदीजा बाद में पैदा हुई महिलाओं में से एक रही होगी, क्योंकि वो एक बच्ची थी जबकि वो एक चाची बन गई थी। यानी बचपन में वो चाची बन गई। चाची बन गई मतलब उसके हस्बैंड की चाची, मतलब क्या होगा, चाचा की वाइफ है। अच्छा, तो तो वो जन्म पर ही एक चाची बन गई थी। वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिजाम, अल अवाम और हला के करीब थी, लेकिन बाद में वो नौफाल से भिड़ गई, जो एक अलग माँ का बेटा था। ये ज्ञात नहीं है कि क्या खुवैलिद ने दोनों पत्नियां एक साथ थीं, लेकिन अगर उसने किया भी तो दूसरी पत्नी फातिमा से कम महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो केवल खुजा जनजाति से थी, उसे कुरैश होने की गरिमा नहीं थी। जैसा मैंने पहले बताया, इस किताब में ये लिखा है ना कि खुजा जनजाति पहले थी मक्का जिसने बसाया था, लेकिन बाद में कुरैश ने खुजा वालों से टेक ओवर कर लिया बाय फोर्स। तो जो इसकी खदीजा के फादर की 2 वाइफ्स थी, तो एक तो फातिमा थी, फातिमा बिन्त जैद थी, और दूसरी एक और थी जिससे कि वो पैदा हुआ था, जो क्या नाम है उसका, जो नौफाल। तो नौफाल से इसकी बनती नहीं थी ज्यादा, फातिमा इसकी खदीजा की। तो खदीजा जो थी वो मक्का के से बाहर के जीवन के बारे में बहुत कम जानती थी। ये दर्ज नहीं है कि उसने कभी शहर छोड़ा था, वो पढ़ नहीं सकती थी, फिर भी वो इन सीमाओं के भीतर वो एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थी। उसे दृढ़ निश्चयी, कुलीन और बुद्धिमान के रूप में वर्णित किया गया है। उसके पास एक कौशल था जो मक्का में मायने रखता था, क्योंकि वो जानती थी कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसने अपना बचपन बाजारों में बैठकर अनाज तोलते, कपड़ा नापते, चारा और ऊंट लादते, मसाले और खजूर की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते, कालीनों और काठी बैगों पर मोलभाव करते हुए, दिरहम और दीनार पर ब्याज दरों की गणना करते हुए सीखते हुए बिताया था। सौदा करना उसने सीखा था।
अच्छा, जब हम बिंत लिखते हैं उसका मतलब होता है कि बेटी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इब्न मतलब होता है का बेटा, यहाँ पर है बिंत मतलब की बेटी, ये अरबी में। तो अरब की महिलाओं में इसी तरह प्रयोग किया जाता है जैसे पुरुषों के लिए इब्न का प्रयोग होता है। अच्छा, अभी मैं आपको एक और जो है फ्लो चार्ट दिखाना चाहती हूँ, वो है ये। पहला मैंने आपको कुरैश का दिखाया, अब मैं आपको खदीजा की फैमिली का फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। ये तारा मैकार्थर की किताब अनवेल्ड में उन्होंने दिया है। ये देखिए, ये खदीजा की फैमिली है। थोड़ा सा बड़ा करके देखती हूँ, अगर शायद पूरा चार्ट ना आए। देखिए, ये है खदीजा की फैमिली। तो असद इब्न अब्दुल लुजा, ये कुरैश था असद क्लैन का, जिसके पास कुआं था। इसके 3 बेटे थे, ख्वालिद, नौफल और हुवैरिथ। हुवैरिथ के 2 थे, उथमन और किबाल रुखिया। और नौफल का था वराका। और ख्वालिद के थे रुकैया, हिजाम, अल अवाम, आदि, हला और खदीजा और नौफल। तो अब चूंकि नौफल यहाँ 2 इसलिए लिख दिए क्योंकि ये नहीं पता कि ये उसकी दूसरी बीवी से था या इसी से था। तो ये 6 भाई बहन थे, रुकैया, हिजाम, अलवाम, अदिया, हला और खदीजा। और ये नौफल। तो रुकैया का उमैमा, हिजाम का हाकिम, अल अवाम का जायद और अल जुबैर, आदि का अब्दुल्ला और उसका और हला का किनाना इब्न अल राबी और अब्दुल आस इब्न अल राबी। और नौफाल का अल असवाद। और हुआरिथ के तो 2 थे, उथमन और किबल रुखिया। और इसी तरह उमामा का ये था हकीमा अल नहदिया बिन्त हबीब, और उसकी बेटी थी जो कि स्लेव टू अब्दुलदार क्लैन। और इसी तरह अल अवाम के 2 थे, जायद और अल जुबैर। आदिये के अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला बिन हुनैन उसका था। तो ये था इसका फ्लो चार्ट। तो वापस आते हैं। तो खदीजा की दोनों बहनों की ने शादी के बाद भी अपनी आजादी बरकरार रखी। रुकाया शादीशुदा थी, लेकिन उसकी बेटी को मात्र सत्तात्मक रूप से उमायमा बिन्त रुकायका के रूप में जाना जाता था। हालांकि ये साबित नहीं करता कि रुकायका ने अपनी पति को एक पुरानी शैली के विवाह अनुबंध में बांधा था। ये सुझाव देता है कि वो सामाजिक या व्यक्तित्व में प्रमुख पत्नी थी। हाला के एक साथ कई पति थे, ठीक है। इसकी इसकी 2 बहनें थी ना खदीजा की, वो भी बड़ी आजाद थी। जैसे खदीजा बड़ी स्वतंत्र थी, उसने अपना हस्बैंड खुद चूज किया। तो खदीजा की 2 बहनें थी, उन्होंने भी अपने अपने हस्बैंड खुद चूज करे, रुकायका और हाला के भी एक साथ कई पति थे। बहुपतित्व एक मान्यता प्राप्त अरब रिवाज था, जिसमें पत्नी को अपने बच्चों के पितृत्व को अपने पतियों में से किसी को भी चुनने का कानूनी अधिकार था। यानी कि उसके बहुत सारे आदमियों के साथ रिलेशनशिप होने के बाद वो एक को चुन लेती थी कि भाई ये मेरे बच्चे का बाप, इसको बना लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो ही बाप हो। सॉरी। तो हाँ, तो खदीजा की जो दोनों बहनें थी, वो जो थी रुकाया का, वो भी शादीशुदा थी और उसने भी जो है अपने मर्जी से शादी की थी। और हाला जो थी उसके भी बहुत सारे पति थे। और उसने हाला ने कहा कि उसके दोनों बेटों का पिता हाईबॉर्न अल राबी था, लेकिन लोगों को इस पर संदेह था। एक संकेत है कि आधुनिक पितृसत्तात्मक मक्का में बहुपतित्व कम हो रहा था। हला के बेटे अबूल आस को कमीने करार दिया गया था।
तो अब आप देखो कि हला का जो अभी तो मतलब पॉलीएंड्री चलता था वहां पर, यानी कि वुमन के बहुत सारे पति होते थे। तो हाला जो उसकी बहन थी रुकायका, वो भी बड़ी खदीजा की बहन बड़ी फॉरवर्ड थी, और दूसरी बहन जो थी हाला, उसके भी बहुत सारे हस्बैंड थे, और उसने एक को चुन लिया था एज अ फादर ऑफ हर बेबी, जिसका नाम था हाई बॉर्न अल रबी। अल रबी, लेकिन लोगों को नहीं लगता था कि वो एक्चुअली में इसका पिता है। अच्छा, और फिर ये जो हला का बेटा था अबुल आस, उसको कमीने बोलने लगे थे लोग। कमीने, ये एक उसको नाम दे दिया गया था, कमीने। एक महिला का विवाह प्रकार आवश्यक रूप से उसकी आर्थिक परिस्थितियों का संकेत नहीं देता था, क्योंकि हला और उसके बेटे समृद्ध व्यापारी थे। मतलब वो बहुत रिच थे, हला और उसके बेटे, हला जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स थे। जबकि रुकायका के वंशज जो थे वो गरीबी में गिर गए थे। मतलब जो दूसरी बहन थी ना, वो भी बड़ी स्वतंत्र थी रुकायका, लेकिन वो गरीब थी। फिर भी खुवैलिद ने खदीजा की शादी की। एक अब खुवैलिद जो था वो फादर था खदीजा का। उसने खदीजा के लिए शादी की एक आधुनिक पति नियंत्रित शैली का फैसला किया। एक समय उसने उसकी शादी उसके चचेरे भाई वर्का से करने की बात कही, लेकिन ये रिश्ता टूट गया। शायद वर्का के धार्मिक विश्वासों ने उसे पसंद करने के लिए प्रेरित किया, ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित किया वर्का ने, क्योंकि उन्होंने जाहिर तौर पर कभी शादी नहीं करी। या शायद खुवैलिद ने बातचीत को विशेष रूप से तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें एक अधिक आकर्षक प्रस्ताव मिला। तो पहले तो उसने सोचा था वर्का से शादी कर देगा, लेकिन वर्का से शादी जो है वो टूट गई खदीजा की। या तो वर्का ब्रह्मचारी बनना चाहता था शायद इसलिए, या फिर इनको ज्यादा एक अच्छा रिश्ता मिल गया खदीजा के लिए। तो अब खदीजा के पहले हस्बैंड के बारे में बात करते हैं। खदीजा की उम्र जो थी वो 12 या 13 साल से अधिक की नहीं थी। 580 में, द ईयर 580 में एस। तो उसकी 12 या 13 साल की उम्र थी जब वो मखजूम कबीले के एक कनिष्ठ सदस्य अतीक इब्न आबिद की दुल्हन बनी। तो अतीक इब्न आबिद, यानी आबिद उसका हस्बैंड है, अतीक जो है उसका फादर, यानी अतीक का बेटा आबिद, अतीक इब्न आबिद की दुल्हन बनी। वे खदीजा के व्यापार कौशल से प्रभावित होने वाले लोग थे, क्योंकि वे बड़े ही व्यापारी धनी थे। मतलब वो लोग भी बड़े रिच थे। उनकी उदारता ने उन्हें उनके पड़ोसियों की वफादारी दिला दी थी। वे अब शहर के नेतृत्व के लिए गंभीर दावेदार थे। इसलिए ये मैच खदीजा के लिए सामाजिक स्तर का एकदम नया था, एक नया कदम था। एक असादी, वो असदी थी ना कबीला, असदी कबीला होन, एक असादी होने के कलंक को मिटाने का एक वास्तविक मौका। क्योंकि खदीजा के पेरेंट्स जो थे वो बदनाम थे। मतलब मदर भी बहुत बहुत ज्यादा एक स्वतंत्र बैकग्राउंड से आती थी, और फादर भी शराबी था। तो अब जो उसका हस्बैंड था ये बड़े रिच व्यापारी थे, तो इसलिए खदीजा को समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाएगी। तो ये जो है इसको कलंक मिटाने का एक वास्तविक मौका मिल गया। तो खदीजा और अतीक जो असंभवतः पारिवारिक व्यवसाय में काम करते थे, और शायद उन्होंने अपने स्वयं के उद्यम भी शुरू करे। और इनके 2 बच्चे थे। उनकी बेटी हिंद, जो पहली संतान रही होगी, क्योंकि खदीजा को उसके बाद टेक्नोनेम, उम्म हिंद से जाना जाता था। मतलब उसका जो टेक्नो नाम था उम्म हिंद, यानी कि वो हिंद की माँ है। तो इसलिए हिंद उसकी बेटी जो थी वो पहले बॉर्न थी। बाद में उसका एक बेटा अब्द मनाफ हुआ, जो शैशवावस्था में ही मर गया। मतलब बचपन में ही, जब वो बेबी था तभी वो मर गया। आमतौर पर एक उपनाम पहले बेटे से लिया गया था, लेकिन खदीजा को उम्म हिंद के रूप में जाना जाता रहा। और ये एक और संकेत था कि उसने अपनी माँ के कबीले के पुराने जमाने के विचारों को आत्मसात कर लिया था। खदीजा ने अपने बच्चों को 2 साल के अंतराल पर पैदा किया। तो ने सुझाव दिया कि अतीक से उसकी शादी को दो तो इस बात से पता चलता है कि उसकी शादी को 2 से 4 साल के बीच चली,
क्योंकि उसके 2 बच्चे 2-2 ईयर्स के गैप में हुए। तो अधिकांश सूत्रों का कहना है कि अतीक की मृत्यु हो गई, मतलब उसका हस्बैंड मर गया खदीजा का। हालांकि ये एक भिन्न परंपरा है कि विवाह तलाक में समाप्त हो गया। संभवतः दोनों बातें सत्य हैं। ये हो सकता है कि अतीक ने तलाक दे दिया या फिर खदीजा को तलाक देना शुरू करा, लेकिन औपचारिकताएं पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अगर इस बारे में कानूनी अस्पष्टता थी तो क्या उसे तलाकशुदा या विधवा माना जाना चाहिए, तो इससे वो प्रभावित होता है जो उसे विरासत में मिल सकता था। अच्छा, ये जो है उम्म नाम, मतलब ये भी मदर ऑफ ये ना। अच्छा, तो अब एक और मैं आपको दिखाती हूँ जो उसके हस्बैंड का जो फैमिली ट्री है। मैं आपको खदीजा के फर्स्ट हस्बैंड का फैमिली ट्री दिखाती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये उसके फर्स्ट हस्बैंड का फैमिली ट्री है, खदीजा के फर्स्ट हस्बैंड का, मखजूम इब्न यकाजा। तो इसका बेटा था उमर, उसका बेटा अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला का अल मुगीरा और आबिद। अच्छा, मैं ऐसे चलना चाहिए। मखजूम के 2 बेटे थे, उमर और इमरान। उमर का बेटा अब्दुल्ला, इमरान का बेटा अब्द। अच्छा, अब्दुल्ला के बेटे थे अल मुगीरा और आबिद, और उनके बेटे थे अबुल साइब, अबू राफिया, उमैया और अतीक। ये खदीजा का हस्बैंड है ना, अतीक ये। और अबुल साहिब के बच्चे थे साइब और अबू अता अब्दुल्ला। अबू राइफिया उमैया के बेटे थे रिफा, अल मुंजिर, जुहैर, साइब, अबुल मुंजिर, सैफी। और अतीक और खदीजा के बेटे थे हिंद और अब्द मनाफ। अच्छा, ये कहाँ से आई खदीजा? ये इमरान का बेटा अब्द, अब्द का ऐज, अमरू उसका बेटा, उसकी बेटी फातिमा। फातिमा जो है वो इसकी माँ है खदीजा की, और उसकी शादी हुई थी अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब हाशिम क्लैम से, तो मोहम्मद के साथ। तो अब इनकी बेटी हुई जो है हिंद और अब्द मनाफ, जो कि बचपन में ही मर गया था। और इनके बच्चे यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो अतीक से हम नहीं जानते कि क्या वो अपने पिता के पास एक पूरे कारोबार की मालकिन के रूप में, मुनाफे के एक हिस्से के रूप में, या अपने बुनियादी दहेज से ज्यादा लिया उसने। सटीक स्थिति जो भी हो, मखजूम कबीले ने खदीजा पर कोई दोष नहीं लगाया। वह उनके साथ मित्रतापूर्ण शर्तों पर बनी रही, इसलिए उनसे विवाह करने की उसकी उनकी संक्षिप्त अवधि व्यर्थ नहीं गई। क्योंकि मतलब ये डाउटफुल था ना कि खदीजा जो थी वो उसका डाइवोर्स हुआ था कि वो विधवा हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि जब वो डाइवोर्स लेने की कोशिश कर रहा था अतीक उससे, 4 साल तो वो एटलीस्ट रही अतीक के साथ, 4-5 साल, क्योंकि 2 बच्चे उसके 2-2 साल के भी अंतराल में हुए हैं। और क्या बोलते हैं, जो ये था अतीक, वो उससे डाइवोर्स लेना ही चाहता था, तभी उसकी मौत हो गई। लेकिन लोगों में वो इतनी वो थी कि लोगों ने खदीजा पर कोई दोष नहीं लगाया, और उसका सब लाइफ अच्छी चलती रही। तो दूसरा विवाह, अब जो ये मोहम्मद के साथ होगा, ये दूसरा विवाह उसका हुआ 580 और 590 के बीच में ईयर। तो खुद के पैसे वाली, क्योंकि अभी खदीजा तो बचपन से ही वो सौदा और ये सब, ये तो 12-13 साल में उसकी अतीक से शादी हुई थी, तब तो वो इतनी छोटी थी। तब से उसको सब कुछ करना आता था। वो सौदा देखती थी, हर चीज की क्वालिटी, खरीदना बेचना, व्यापारी व्यापारी के जितने गुण है ना वो सब खदीजा में थे। और वो बड़ी स्वतंत्र टाइप की वुमन थी। और माँ तो उसकी ऐसी फैमिली से आती थी जो कि बड़ी मॉडर्न टाइप की थी, मॉडर्न कबीला था उसका। तो
तो खुद के पैसे वाली एक मैट्रन के रूप में खदीजा के पास ये विकल्प होता कि वो पुनर्विवाह करे और किससे करे। तो ये संभवतः एक खुशी की घटना थी जब उसके पिता ने उसे दूसरा उसके लिए दूसरा पति पाया। शायद वो 20 वर्ष की थी। वो अबू हाला इब्न अल नब्बश था, जो एक शक्तिशाली तमीम प्रमुख का पोता था। तब उसके फादर ने, जब वो 20 ईयर्स की हो गई, तो उसके फादर ने एक और आदमी देखा उसके लिए जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसका नाम था इब्न अल नब्बश। खाना बदोशों की तरह जो एक शहरी जीवन शैली की आकांक्षा रखते थे, अबू हाला और उनके दो भाई मक्का में आकर बस गए थे। तो ये तो कुरैश के अब्दलदार कबीले के साथ गठबंधन किया था। उच्च पैदा हुए तमीम भाइयों को जागीरदार बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो अब्दलदार के समान शर्तों में, मतलब बीच में रहते थे। वे मक्का के पास के पहाड़ों के एक मालिक थे और उन्होंने काबा के पास प्रमुख अचल संपत्ति पर जमीन खरीदी और अपने लिए घर बनाए। अपनी मक्का की नागरिकता को पूरा करने के लिए उन्होंने कुरैश पत्नियों की तलाश की, जिन्हें वे पद, धन और सैन्य कनेक्शन की पेशकश कर सकते थे, और शायद व्यापारियों के लिए एक ग्राहक नेटवर्क। ये दिलचस्प है कि अबू हाला ने खदीजा को चुना असद कबीले के लिए। तो ये जो अबू हाला था, ये अपने दो भाइयों के साथ मक्का में रह गया और इसने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी खरीद ली। बहुत अमीर थे ये लोग, और इन्होंने जो है सोचा कि हम अपना नेटवर्क बढ़ाएं, तो इन्होंने खदीजा को चुना अपनी, मतलब उसकी बेटे की वो बीवी बनाने के लिए खदीजा को चूज किया, क्योंकि खदीजा बड़ी पावरफुल और बहुत बिजनेस वुमेन थी और उसको बहुत सारी कलाएं आती थी बिजनेस की। तो ये लोग व्यापारियों का एक नेटवर्क बनाने के लिए, तो इसको, तो यहाँ पर एक शब्द आया है, उसका मतलब लिया है मेहर, जो है दुल्हन को दिया जाने वाला उपहार है, जो तलाक, वैधव्य या उसके पति के वित्तीय दुर्भाग्य के बाद उसका बना रहता है। इसलिए एक अंग्रेज दहेज एक विधवा है जो अपने दहेज पर जीवित रहती है। ध्यान दें कि दहेज इसके विपरीत है, दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे को दिया जाने वाला उपहार। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अबू हला हला का पिता है। कुछ लोग विशेष रूप से उनके तकनीकी नाम से जानते थे, उस बिंदु तक जहां उनका मूल नाम दिया गया भुला दिया गया। अबू हला का व्यक्तिगत नाम हिंद या मलिक था, लेकिन कभी कभी वो अपने पिता अल नब्बश या अपने भाई और दादा, जो दोनों जुरारा नाम के थे, के साथ भ्रमित हो जाते हैं। अरबों को वैकल्पिक और असंबंधित नामों से जाना जाना असामान्य नहीं था। तो यहाँ पर अबू हला को, मतलब ये लोग उसको इस बात से नहीं याद करते हैं, अबू हला बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में उसके व्यक्तिगत नाम हिंद या मलिक था। अच्छा, अभी मैं आपको एक और भी टेबल दिखाती हूँ कि ये खदीजा के सेकंड हस्बैंड जो उसका था, उसका फ्लो चार्ट है। जुरारा इब्न वकदान, ये असद क्लैन का, तमीम ट्राइब का था, और इसके लड़के थे दो, हाजिब और अल नब्बाश। हाजिब का बेटा उतरिद था। अल नब्बाश का अबू हाला, जिसकी शादी खदीजा से हुई, जिसको इसका सेकंड हस्बैंड था, साफवान, जुरारा और एक बेटी। और खदीजा का अबू हाला के साथ 3 बच्चे पैदा हुए। हला, जिसको कि अल हरीत कहते हैं, जो कि लड़ाई में मारा गया। जैनब, जो कि बचपन में मर गई। और हिंद अल ताहिर, जो यमन का गवर्नर बनाया गया। और हिंद ये बाद में मारा गया बैटल ऑफ कैमल, दुर्रा बिन्त उतबा इब्न अबी लहब। ये और इस साफवान का और जुरैरा और इनकी बेटियों के, तो ये थे इनकी इसके सेकंड हस्बैंड का पूरा जो है एंसेस्ट्री। तो आगे चलते हैं।
तो अब्दलदार के पारंपरिक प्रतिद्वंदी थे। अच्छा, इस शादी से 3 बच्चे पैदा हुए, जो बताते हैं ये 4 से 6 साल के बीच में इनका रिश्ता चला। उनका पहला बेटा हला था, जिसे अबू हाला ने अपना नाम दिया। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताया चार्ट में से कि अबू हाला उसका एक बेटा था, और दूसरा बेटा भ्रमित रूप से जिसका नाम हिंद था, और एक बेटी थी जैनब, जो कि बचपन में ही मर गई थी। तो उन्होंने जायद नाम का एक बाल दास भी प्राप्त किया। जायद जायद इब्न हरिता का जन्म 581 के आसपास कल्ब जनजाति के उजरा कबीले में हुआ था। और ये जो जायद, जिसकी जिसकी बीवी के ऊपर डोरे डाले थे ना मोहम्मद ने, अब उसका उसका बैकग्राउंड सुनिए कि ये जो जायद था, ये कल्ब जनजाति के उजरा कबीले में हुआ था, और छोटी उम्र में गुलाम व्यापारियों द्वारा उसका किडनैप कर लिया गया था, उसको अपहरण कर लिया था। तो उसे उकाज व्यापार मेले में बिक्री के लिए रखा गया था। तो वहां खदीजा के भतीजे हाकिम ने उसे 400 दिरहम, जो कि अगर हम पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो 4000 पाउंड्स में खरीदा था। और हाकिम ने लड़के को खदीजा को उपहार के रूप में दिया, जिसने उसके साथ नरमी से व्यवहार किया होगा, क्योंकि उसने बाद में उसके परिवार को सर्वश्रेष्ठ और कुलीन बताया था। अब ईयर 588 और 592 के वर्षों में कैस कबीलों के खिलाफ सैक्रिलिजियस युद्ध का प्रभुत्व था। ये कैस कबीला था। तो खदीजा के भाई हिजाम संघर्ष के दूसरे दौर में मारे गए। हिजाम के बेटे हाकिम ने भी लड़ाई लड़ी, और बाद में धनुर्धारियों के बीच भविष्य के पैगंबर मोहम्मद को देखने का दावा किया। जब तक कैस कबीले हार गए, तब तक कुरैश के कई लोग उनकी जीत के न्याय पर सवाल उठा रहे थे। उनका कैस के साथ कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, और केवल अपने किनाना सहयोगियों के इशारे पर लड़े थे। पूर्व व्यापी में एक सामान्य भावना थी कि किनाना गलत था। ये जात नहीं है कि अबू हाला की मृत्यु कैसे और कब हुई। समय रेखा को देखते हुए वह पवित्र युद्ध के अंतिम दौर का एक और हताहत हो सकता है, या वह 1 या 2 साल और जीवित रह सकता था। ठीक है, यहां तक हमने खदीजा का देखा। अब खदीजा का कैरियर देखते हैं। 585 से 595 के बीच में खदीजा का कैरियर। तो युद्ध के बाद यदि पहले नहीं तो खदीजा का व्यवसाय खूब फला फूला। वो देश के बाहर माल ले जाने के लिए पुरुषों को काम पर रखती थी, और उसने अपने मुनाफे को इतनी अच्छी तरह से निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, कि वो गरिमा और धन के एक व्यापारी महिला बन गई थी। मक्का में उल्लिखित खाल, चमड़े का सामान, भेड़ की खालें, ऊनी वस्त्र, स्पष्ट मक्खन, सूखे किशमिश, इत्र और चांदी का काम। वो मक्का की सबसे अमीर महिला बन गई, जबकि किंवदंती है कि मक्का में आधा व्यापार उसका था। निस्संदेह अतिशयोक्तिपूर्ण है, वो अच्छी तरह से सबसे धनी एकल व्यापारी हो सकती है। ये जात नहीं है कि खदीजा ने मूल रूप से इस बेतहाशा सफल व्यवसाय का अधिग्रहण कैसे किया। शायद उसने अपने पहले पति अतीक के परिवार द्वारा शुरू किए गए कुछ उपक्रमों को अपने हाथ में ले लिया। हालांकि अगर शादी बुरी तरह से समाप्त हो गई तो उसकी संभावना कम है। अच्छा, मेरे पास ना पहले मैंने कहीं से किताब ली थी, मेरे को याद है, तारा मैकार्थर की थी वो। तो उसमें ना चित्र थे उसने बनाए हुए। मेरे को वो किताब मिली नहीं, मैंने कल ढूंढी थी, मैंने पता नहीं कहाँ पर सेव करी है वो। अगर 1 मिनट का टाइम दे तो मैं देख लेती हूँ। उसमें बड़े अच्छे चित्र बने थे, और उसमें ये सब कैरियर वगैरह के बड़े अच्छे चित्र थे।
वो मेरे पास इसी की राइटर की एक और किताब थी। एक सेकंड देखती हूँ, मैंने कहीं गलत जगह पे सेव कर दी लगता है। हाँ, मिल गई। अच्छा, इन्हीं की, इसी ऑथर की एक और किताब भी है, मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ उसकी तस्वीर। ये है स्टोरी ऑफ मोहम्मद। तो इसमें अनशीथ्ड, तो ये पिक्चर की बुक है, और ये भी तारा मैकार्थर और कॉनर ओ ग्रैडी के द्वारा लिखी गई है। ये स्टोरी इन पिक्चर्स है। अबू वफाक, अबू बसीर, इन सब के दिए हैं। अबू साइद, अबू सुफियान, आयशा, मोहम्मद। इसमें से मैं आपको खाली वो दिखाना चाहती थी, जो ट्रेड वाला। मोहम्मद के फॉस्टर पेरेंट्स। अच्छा, ये था। अम, ये तो सारे मोहम्मद के अभी। रुकिए, जब वो बड़ा हो गया ना तब। ये मोहम्मद और खदीजा की शादी का है। खैर छोड़िए। तो जी, तो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? तो मैं बता रही थी कि ये जात नहीं है कि खदीजा ने मूल रूप से इस बेतहाशा सफल व्यवसाय का अधिग्रहण कैसे किया। शायद उसने अपने पहले पति अतीक के परिवार द्वारा किए गए कुछ उपक्रमों को अपने हाथ में ले लिया। हालांकि अगर शादी बुरी तरह से समाप्त हो गई तो इसकी संभावना कम है। शायद उसके पिता ने उसे स्थापित करने में मदद की, लेकिन इससे ये सवाल उठता है कि वह अपने किसी भी भाई बहन से ज्यादा समृद्ध क्यों हो गई, क्योंकि अपने सारे भाई बहनों में सबसे रिच खदीजा थी। शायद उसका असली सहारा उसका दूसरा पति अबू हला था, जिसके पास निश्चित रूप से निवेश करने के लिए पैसा था। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मनी था अबू हला के पास, क्योंकि वो बड़ा अमीर फैमिली को बिलोंग करता था। या शायद कारोबार इनमें से किसी आदमी पर निर्भर नहीं था। शायद ये खदीजा की व्यक्तिगत प्रतिभाओं और प्रयासों के कारण फला फूला। तो ये भी हो सकता है कि खदीजा इतनी रिच अपने ही जो है स्किल्स की वजह से हो गई। अब 595 के वसंत में, हाँ, अब बाजी पलट गई। खदीजा की दौलत ने असदी के जन्म के दाग को पूरी तरह से मिटा दिया। यदि संभव हो तो उसके सभी लोग उसकी दौलत पर कब्जा करने के लिए उत्सुक थे। अबू हला की मृत्यु के बाद, अबू हला जो था उसका हस्बैंड, उसकी मृत्यु के बाद उसके कबीले का हर सदस्य उससे शादी करना चाहता था। ये देखो, सारे लोग खदीजा से शादी करना चाहते थे। तो ये जो मुसलमान बोलते हैं ना कि भाई खदीजा तो इतनी बड़ी उम्र की थी और उससे तो कोई भी शादी नहीं करना चाहता था, ये सब बकवास है। खदीजा इतनी अमीर थी कि इस कबीले के हर आदमी जो है खदीजा से शादी करना चाहता था। और खदीजा जो थी इतनी अमीर थी कि हर सदस्य उससे शादी करना चाहता था। उसके कथित चाहने वालों में अल साल्ट इब्न अबी यहाब, उकबा इब्न अबी मुवायत, अबू जहल और अबू सुफियान भी थे, जो उससे शादी करना चाहते थे। इन प्रशंसकों में से कुछ ने अपने प्रेमालाप में निवेश की बड़ी रकम के बावजूद खुवैलिद ने हर मैच को वीटो कर दिया। तो इसने बहुत जो है लोगों ने उसको पैसे भी दिए कि भाई हमसे शादी कर लो, खदीजा को। लेकिन खुवैलिद जो था ना, खुवैलिद कौन था? है खुवैलिद जिसका लड़का ये मोहम्मद, ये नहीं, सॉरी, क्या मैं बोल गई,
खुवैलिद ने हर मैच को वीटो कर दिया। खुवैलिद जो इसका खदीजा का फादर है, तो उसे अब जरूरत नहीं थी कि अपनी बेटी की ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए। वो अपनी संपत्ति को असद वंश के भीतर सुरक्षित रूप में रखना चाहता था। मतलब ये जो असद वंश का था ना, उसका जो सेकंड हस्बैंड जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर था, ये उसी वंश में अपनी बेटी को रखना चाहता था। तो 595 के वसंत में खदीजा को अपने ऊंटों के साथ सीरिया जाने के लिए एक नए एजेंट की आवश्यकता थी। उसके भाई की पत्नी के भाई यानी अबू तालिब ने अपने वार्ड की सेवाओं की सिफारिश की, यानी एक भतीजे की सिफारिश की। ये जो अबू तालिब था ना, ये इसके घर में काम करता था खदीजा के। तो उसने अपने भतीजा जो अनएम्प्लॉयड था उसकी सिफारिश करी कि भाई इसे अब और नहीं रख सकता हूं, तुम इसको काम पे लगा लो। तो खदीजा उस युवक से कभी नहीं मिली थी, यानी मोहम्मद से, लेकिन अबू तालिब की सिफारिश पर उसने उसे नौकरी पर रखने को तैयार हो गई। भतीजे की शर्मिंदगी के लिए अबू तालिब ने कमीशन को दुगना करने की भीख मांगी। और खदीजा ने शालीनता से जवाब दिया कि उसने हमेशा ऐसी याचिकाएं मंजूर की हैं। तो मतलब भतीजे ने क्या किया कि कहा कि मेरे को कमीशन डबल कर दो। इस चाचा ने तो इसको लगाने की कोशिश की कि भाई ये अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, निठल्ला घूमता है मोहम्मद, इसको कोई एजेंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इसने कहा भाई मेरे भतीजे मोहम्मद को दे दो। मोहम्मद तो निठल्ला था, लेकिन मोहम्मद ने कहा मेरे को डबल कर दो कमीशन। तो उस नए कर्मचारी का नाम था मोहम्मद, जिसे कि खदीजा ने हायर किया था। अब मोहम्मद कितने साल का था उस समय? मोहम्मद उस समय 24 वर्ष का था, और वो मक्का में सच्चे और भरोसेमंद के रूप में जाना जाता था। जबकि ये रिपोर्ट है कि उसका शरीर जो है वो और लोग कहते थे कि उसका शरीर में पसीने की गंध में कस्तूरी से मीठी है, ये है वो है, और उसकी उपस्थिति काफी सुखद थी। उसके दोस्तों ने उसकी जो है कहा कि वो एक चौड़ी काली लंबी आंखों वाला, लहरेदार बाल वाला और एक मोटी दाढ़ी के साथ था, चौड़े मुंह का, गोल चेहरे का। तो खदीजा के लिए गुलाम की तरह मोहम्मद कारवां को सीरिया ले गया। 2 महीने बाद वे खदीजा की उम्मीद से लगभग दुगने माल के साथ मक्का लौट आया। तो सीरिया से आमतौर पर आयात किए जाने वाले सामानों में अनाज, तेल, शराब, हथियार, कपास और लिनन शामिल थे। मोहम्मद का प्रतिशत स्थिर, मतलब कि अब उसने जो मोहम्मद ने दुगना फायदा करवा दिया, तो फिर उसके कमीशन को भी दुगना कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि खदीजा ने बाद में उन्हें दूसरी यात्रा पर भेजा, इस बार यमन में लोबान, गंधरस, लोदानम, अबनूस, हाथी दांत और बढ़िया वस्त्र आयात करने के लिए। यह स्पष्ट नहीं है कि खदीजा ने अपने एजेंट को दक्षिण की ओर भेजने का असामान्य कदम उठाया या नहीं। लगभग एकाधिकार आयात करने के लिए गर्मी में क्या वो दूसरा उद्यम बाद की सर्दियों के दौरान हुआ, जब मोहम्मद और खदीजा पहले से शादीशुदा थे? क्योंकि मोहम्मद भी शादीशुदा था और हैं और ये विवरण कि उसने उन्हें नियोजित किया था एक त्रुटि है, या क्या पूरी समय रेखा भ्रमित हो गई है और ये घटनाएं आमतौर पर अनुमानित समय से अधिक लंबी अवधि में हुई? इतना निश्चित है कि 595 की गर्मियों तक खदीजा ने अपने एजेंट से शादी करने का फैसला कर लिया था। अब खदीजा की तीसरी शादी जुलाई 595 में। यह ध्यान रखिए कि उसके पहले 2 जो हस्बैंड हैं वो मर चुके हैं। तो मुझे कोई ये भी फीडबैक देते रहिए कि आपको ये पूरी खदीजा की बैकग्राउंड की कहानी कैसी लग रही है, या आप अपनी दूसरी कोई बातें कर रहे हैं नीचे। तो खदीजा के पास एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करने से बेहद समझदारी थी जो कि रुचिहीन या अनुपलब्ध हो सकता है। उसने मोहम्मद की स्थिति का पता लगाने के लिए अबू हाला के कबीले की एक अर्ध अफ्रीकी मुक्त महिला नफीसा को भेजा, यानी आधी हाफ अफ्रीकन थी ये नफीसा। तो ये पता लगवाना चाहते थे
इसके बारे में, मोहम्मद के बारे में। तो इन्होंने मोहम्मद की जासूसी करने को, मोहम्मद का बैकग्राउंड पता करने को नफीसा नाम की एक वुमन को भेजा, जो कि एक अबू हाला के ही कबीले की एक हाफ अफ्रीकन वुमन थी। तो जो नौकर है वो बाजार में मोहम्मद के पास पहुंचा और बातचीत शुरू की और पूछा कि उसने कभी शादी क्यों नहीं की। तो उसने जवाब दिया कि वो एक परिवार का मतलब समर्थन, मतलब वो एक परिवार को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका पैसा कोई बाधा नहीं होता, नफीसा ने कहा, क्या आप धन, पद और सुंदरता वाली महिला से शादी करने को तैयार होंगे? तो मोहम्मद ने पूछा कि इस विवरण की कौन सी महिला उसे लेने को तैयार होगी, और नफीसा ने उससे कहा, खदीजा। मोहम्मद ने तुरंत इच्छा व्यक्त की, हालांकि कुछ अविश्वास से। उसने अच्छी तरह से मान लिया कि ये तो मजाक कर रही होगी, क्योंकि इतने सारे लोग खदीजा से शादी करना चाहते थे, उसके सदस्य कितने सारे घर के जो है मोहम्मद से मतलब मोहम्मद कह रही हूँ, खदीजा से शादी करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के पैसे भी दिए थे, ऑफर करे थे खदीजा को। तो मोहम्मद को लगा कि ये तो ऐसी मजाक कर रही होगी, वो क्यों मुझसे शादी करेगी। तो नफीसा ने केवल प्रतिवाद किया कि इसे मेरे पर छोड़ दो। अब खदीजा की एंसेस्ट्री देखते हैं। यह है खदीजा का अच्छा, मैंने ये तो कि कुसे इब्न किलाब, इसके दो बेटे थे, अब्द मनाफ और अब्दुल उज़्ज़ा। ये हमने शुरू में देखा था ना ऊपर। तो अब्द मनाफ का बेटा हाशिम था, उसका बेटा अब्दुल मुतल्लिब था, और अब्दुल उज़्ज़ा का बेटा असद और अतीक था। असद ने ही असद क्लैन चलाया था, ये बड़े अमीर थे। उम्म हबीब था इसका बेटा, बर्रा बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा, और अतीक का किलाबा बिन्त सुवैद और हाला बिन्त अब्द मनाफ, और इसका बेटा था ख्वालिद फातिमा बिन्त जैदा, और ये अब्दुल मुत्तलिब का अब्दुल्ला अमीना बिन्त वहब, जिससे शादी हुई थी, जिससे मोहम्मद हुआ। तो यहाँ पर मोहम्मद का दिया है, और यहाँ पर इसका दिया है खदीजा का। तो इस तरह ये बहुत दूर से रिलेटेड थे। चलिए तो आगे चलते हैं। तो जब खदीजा ने मोहम्मद को अगली बार भेजा, तो वो बाजार से कीमतों और गुणवत्ता नियंत्रण पर चर्चा करने के लिए नहीं था, बल्कि शादी का एक औपचारिक प्रस्ताव बनाने के लिए था। तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके कुलीन वंश, अच्छी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ईमानदारी ने उसे योग्य बनाया और खुद को उनकी पत्नी के रूप में पेश किया। हालांकि खदीजा ने मोहम्मद का उत्सुकता से पीछा किया, लेकिन उसने सस्ते में खुद को मोलभाव नहीं किया। उसने 20 ऊंटों का महर मांगा। 20 ऊंटों की कीमत, यानी महर भी मांगा खदीजा ने मोहम्मद से 20 ऊंटों का। तो 20 ऊंट 2000 दिरहम रहे होंगे, और दिरहम जो था ना वो कितना था, उसका भी कहीं रेट लिखा हुआ है, दिरहम का कितना का दिरहम होता था, कितने पाउंड का। रुकिए मैं देख के बताती हूँ आपको कि एक ऊंट की कीमत 100 दिरहम होती थी, और अगर एक आदमी एक दिरहम प्रतिदिन के उस पर रह सकता है, और एज और हेल्थ ऑफ द कैमल पर 80 दिरहम बार्गेन्स होते थे, और 400 दिरहम पे लग्जरी बीस्ट, और 5000 अगर किसी को सालाना दिरहम मिलते हैं तो वो बहुत ही ऐश से रह रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा था दिरहम का।
तो खदीजा ने 20 ऊंटों की मेहर मांगी और वो 2000 दिरहम रही होगी, जो मोहम्मद द्वारा अपनी बात की पत्नियों में से किसी को दिए गए मेहर से 4 या 5 गुना अधिक थी। इससे पता चलता है कि खदीजा 4 महिलाओं के लायक थी, यानी 4 महिलाओं के बराबर उसने मेहर ली थी मोहम्मद से। इसलिए शायद ये भी कि उससे विवाह अनुबंध का हिस्सा था, वो अपने जीवन काल में दूसरी पत्नी नहीं लेगा। तो ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि खदीजा ने ये भी शर्त रखी थी कि मेरे जीवन काल में तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। तो उसने ये शर्त रखी थी मोहम्मद से। ये बात मुझे नहीं पता थी पहले, अभी मैं पढ़ रही हूँ आपके साथ ही साथ में, ये पढ़ती भी जा रही हूँ खुद ही। मैं भी फर्स्ट टाइम किताब पढ़ रही हूँ, मैंने सोचा मैं पूरी किताब पढ़ूं, मेरे से रुका नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, आप लोगों को सुनाते सुनाते ही पढ़ूंगी, क्योंकि फिर मैं 2 बार एक किताब नहीं पढ़ना चाहती। जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद 2 बार पढ़ी, इस वजह से। एक बार आपको सुनाया, पहले पढ़ चुकी थी। तो उसने ये इसलिए शर्त रखी कि जीवन काल में दूसरी पत्नी नहीं लेगा। तो मोहम्मद जैसे गरीब आदमी को इतना बड़ा उपहार यानी मेहर इकट्ठा करने में कुछ परेशानी होती, भले ही वो उन सभी जानवरों को वापस कर देता जो खदीजा ने उसे व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे। क्योंकि जब वो काम करता था तो वो कमीशन देती थी ना उसको, जब वो व्यापार में एजेंट का काम करा था तो उसने उसको वो दिए थे ऊंट एज कमीशन। तो मक्का में सबसे बड़ी धनी महिला को आकर्षित करने के उसके सौभाग्य ने उनके भाड़े के चाचा अबू तालिब को प्रसन्न किया होगा, और हम केवल ये मान सकते हैं कि मोहम्मद के कबीले हाशिम ने दहेज बढ़ाने के लिए संयुक्त संसाधन लगाए। खदीजा उस समय लगभग 27 वर्ष की थी और मोहम्मद कितने का था, हमने पढ़ा था 24 का। तो अब आपको जो भी मुसलमान ये कहता है ना कि खदीजा 40 की थी, 40 की थी, प्लीज ये झूठ है। खदीजा जो थी 27 और कुछ मंथ्स की थी, और मोहम्मद 24 ईयर्स कुछ मंथ्स का था। तो 24 का मोहम्मद और 27 की खदीजा थी। एक्चुअली में इनके बीच में केवल 2.5 साल का जो है वो है अंतर है। तो हाँ, फिर खदीजा उस समय लगभग 27 वर्ष की थी। इसके बावजूद उम्र और वित्तीय स्वतंत्रता उसे वसीयत में शादी करने का कानूनी अधिकार नहीं था। असद और हाशिम दोनों गुटों ने आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया कि किसी भी उम्र की महिला अपने अभिभावक की सहमति के बिना शादी नहीं कर सकती थी, जो आमतौर पर उसके पिता थे। चूंकि खदीजा के पिता ने उसके पिछले वरों को मना कर दिया था, वो जानती थी कि वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि दरिद्र मोहम्मद, और इसलिए उसने छल के माध्यम से उसकी अनुमति प्राप्त करने की साजिश रची। क्योंकि खदीजा जो पहले उसने जिस लड़कों को सिलेक्ट किया था उनको सबको उसने मना कर दिया था फादर ने, तो इसने सोचा बड़ी अच्छी चाल चलती हूँ, क्योंकि मोहम्मद गरीब था इसलिए वो शादी नहीं करता मोहम्मद से, तो उसने ना छल करा। तो खदीजा ने बाजार में मोहम्मद को रोकने के लिए एक बहन यानी शायद हाला को भेजा। हाला एक अच्छे रंग के ऊंट पर सवार होकर निकली जिसको वो बेच रही थी, और उसने मोहम्मद को अम्मार के साथ पाया, जो एक विनम्र स्थिति का काला आदमी था। हाला ने अम्मार को एक तरफ बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम्हारी सहेली खदीजा से शादी करना चाहेगी? अम्मार ने मोहम्मद के साथ विचार विमर्श किया, फिर वापस जवाब लाया, वास्तव में वह निश्चित रूप से होगा। हला ने उसे निर्देश दिया, कल आओ और हमसे मिलो। कहा जाता है कि अगला दिन 16 जुलाई 595 का था। फिर उसने एक गाय का वध किया, अपने पिता के कंधों को एक नई धारीदार लबादे से ढक दिया और उस पर इत्र छिड़क दिया, जिसके बाद मोहम्मद और उसके चाचा घर में दाखिल हुए। उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और खदीजा ने अपने पिता से कानूनी रूप से बाध्यकारी शब्द निकाले, जबकि वो नशे की हालत में था। तो रोस्ट बीफ परोसे जाने पर जश्न जारी रहा। मोहम्मद ने अपने दास बराका को मुक्त कर दिया, जो कभी उसकी नर्सरी यानी नौकरानी हुआ करता था, और मतलब नौकर हुआ करता था। खदीजा ने यानी बराका जो है उसका नौकर हुआ करता था। खदीजा ने मोहम्मद को अपने गुलाम लड़के जायद का उपहार दिया, क्योंकि आपको याद होगा कि खदीजा ने उसको खरीदा था जायद को, वो उपहार में मोहम्मद को दिया।
जो तब तक लगभग 14 वर्ष का हो चुका था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और शादी की पार्टी पूरे जोरों पर थी, खुवैलिद यानी खदीजा का फादर अपने नशे की नींद से जाग उठा और उसने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दिया और पूछा, इस मांस, इस बागे और इस इत्र का क्या मतलब है? तो खदीजा ने कहा, तुमने मेरी शादी मोहम्मद से कर दी है। बूढ़ा व्यक्ति उतना ही क्रोधित था जितना कि उसकी बेटी ने उम्मीद की थी, ये विरोध करते हुए कि उसने कभी भी ऐसी किसी भी बात के लिए सहमति नहीं दी, अपनी तलवार भी खोल दी। मोहम्मद के परिजनों ने भी हथियारों की ब्रांडिंग की। खदीजा ने अपने पिता को याद दिलाया, क्या आपको कुरैश के सामने मूर्ख की तरह दिखने और ये स्वीकार करने में शर्म नहीं आती कि आप नशे में थे? और जब तक उसने हार मान ली तब तक वो उस पर डटी रही। जैसे ही खुवैलिद ने अपनी तलवार हटाई, सभी ने महसूस किया कि मामला वास्तविक रक्तपात के लायक नहीं था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। दोनों कुलों ने देखा कि मोहम्मद खदीजा का पति था। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है और खदीजा और मोहम्मद के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों को आने का और सुनने का बहुत बहुत साधुवाद। कल फिर हम नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। और इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए, ताकि लोगों को खदीजा के घर के बारे में नॉलेज हो, ताकि वो सुन सुन के ही सुन ले, उनको पढ़ना ना पड़े। किताब में पूरी ही तरह पढ़ती जा रही हूँ और आपको दिखाती जा रही हूँ, कोई बीच में चित्र या टेबल आता है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ये खदीजा का बहुत लंबा है। अभी मैंने आपको खदीजा का मोहम्मद तक का के पहले का पूरा बैकग्राउंड बताया है और अब मैं जो है इसका आगे का। तो अभी कोई बात करना चाहता है पीछे, बैक में बात करेंगे अगर किसी को करनी है तो, क्योंकि मैं ये स्ट्रीम जो है इसी तक रखना चाहती हूँ। लोग स्ट्रीम का जो टॉपिक है उससे इधर उधर हो जाते हैं, तो बैक के लिए मैं एक दे देती हूँ लिंक आप सबको। जय हिंदू राष्ट्र। और अपने घर में सेल्फ डिफेंस की सब चीजें रखिए। मिलते हैं कल सामवेद में फिर से। जय हिंदू राष्ट्र। और इस कहानी को भी आगे देखेंगे। प्लीज सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैंने नीचे एक लिंक दे दिया है, कोई अगर मुझसे बैक में बात करना चाहता है तो। जय हिंदू राष्ट्र।